नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा का 4 दिन का मानसून सत्र समाप्त हो गया और इस बार सत्र में विपक्ष ने अपनी ताकत दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सत्र के पहले दिन ही कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाया और 6 बार सदन की कार्यवाही बाधित की और मंगलवार को इस पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपना भाषण में एक शब्द इस्तेमाल किया जिसे विपक्ष ने आपत्तिजनक मानते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। स्थिति यहां तक पहुंची कि विपक्ष अपने ही लाए प्रस्ताव पर चर्चा से वॉकआउट कर गया और सत्र खत्म होने के बाद भी विपक्ष कानून व्यवस्था से लेकर भ्रष्टाचार और बीपीएल कार्ड का मुद्दा लगातार उठा रहा है और इसको लेकर बीजेपी लगातार जवाब भी दे रही है। वार पलटवार का दौर लगातार हरियाणा में देखने को मिल रहा है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन हम आपको इससे पहले बता दें कि प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र तो खत्म हो गया है, पर सत्र के आखिरी दिन सदन में घुली करवाहट खत्म होने की वजह बढ़ गई है। दरअसल इसके पीछे कारण सदन में प्रयोग में लाए गए शब्दों के मतलब हैं। इन शब्दों को लेकर मुख्यमंत्री नाराज लग रहे हैं तो विपक्ष खासकर कांग्रेस भी सत्ता पक्ष के रवैये पर सवाल उठा रही है। यानी सत्र खत्म होने के बाद भी दोनों पक्षों में तल्खी अब सदन से बाहर सड़क पर और पब्लिक डोमेन में नजर आ रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। परिचय एक बार करा दें आपसे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जुड़े हुए हैं और एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी जुड़े हैं। इसी मामले को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। ये कहावत बहुत मशहूर है। नेता अपने मुंह से भी कहते हैं, सियासत में कोई भी स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। सरकार और विपक्ष के रिश्तों की बात करें तो इनके रिश्तों में भी किंतु परंतु होते रहते हैं। पर विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद अचानक दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष में तल्खी और बढ़ गई है। सत्र के आखिरी दिन सदन में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ उनसे दोनों में कड़वाहट और घुल गई है। हालांकि नायब सरकार ने इसी तल्खी के बीच लाडो को लक्ष्मी देकर खुश कर दिया और सीएम की बात ज्यादा हो रही है। 25 सितंबर से इसके लागू करने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की और अभी एक बार और मुख्यमंत्री जी रूबरू होंगे और उसके बाद हम लोग आपके सामने क्रमवार जो स्कीम को लागू करना है उसका विस्तृत ब्यौरा देंगे। वैसे तो कल मुख्यमंत्री जी ने शायद इस पे काफ़ी कुछ कहा भी होगा, विस्तृत जानकारी दी भी होगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री और मंत्री जहां सदन में विपक्ष के रवैये को गलत मान रहे हैं, वहीं विपक्ष भी सत्ता पक्ष को दोष दे रहा है, ये कहकर हम जनता के हितों के पैरोकार हैं। जनता जनार्दन की दुख तकलीफें सरकार तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। हम बतौर विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? और फिर बीजेपी ने वोट लेने के लिए वोटर्स को ठगा है, अब शर्तें लगाई जा रही हैं। इसका मतलब यही है कि जब सरकार के पास कोई जवाब नहीं होता किसी मुद्दे का, उसके बाद फिर यही कही जाती है कि पार्टी तो ख़त्म हो गई। कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, 1885 की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ख़त्म नहीं हुई, कांग्रेस पार्टी तो जिंदा है। और जहाँ तक मानसून सेशन की बात थी, ये इन्होंने रस्म अदायगी की है। सिर्फ ये 6 महीने का गैप जो है ना, वो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए सेशन बुलाने के लिए, वरना मानसून सेशन होता है वो बजट सेशन के बाद सबसे इम्पोर्टेंट सेशन होता है। गौरतलब है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सत्र खत्म होने के बाद पैदा हुई कड़वाहट जल्द खत्म होने वाली नहीं है। आगे चलकर दशहरा दिवाली जैसे त्योहार आएंगे तो जाहिर है बधाई देने के बहाने दोनों के दिल मिल जाएंगे। ना तुम जीते ना हम हारे। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज़।
तो इसी मामले को लेकर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत देवेंद्र कथुरिया जी मैं आपके साथ ही करना चाह रहा हूं। देवेंद्र जी देखिए, मानसून सत्र में काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला, विपक्ष की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब सवाल भी हुए काफी, लेकिन अभी भी ये हंगामा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सदन में तो हंगामा हुआ, लेकिन अब बाहर भी हंगामा लगातार जारी है। कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि हम लोगों के पैरोकार हैं, हम अपने मुद्दों को लेकर गए थे, लेकिन सरकार की तरफ से किसी भी मुद्दे का जवाब नहीं दिया गया। देखिए सत्यम, बजट सेशन के बाद जी। मॉनसून सत्र जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। संपत सिंह भी यही बात कह रहे थे इस रिपोर्ट में, जी, जो उनकी बाइट चल रही थी कि बजट सेशन के बाद ये सत्र बहुत इंपॉर्टेंट है मॉनसून, क्योंकि सरकार को रोड मैप बताना होता है कि हमने जो वायदे किए हैं, हमने जो करना है, सरकार जो चाहती है, लोगों की जरूरतें क्या है, जो कुछ एक महत्वाकांक्षी प्लानिंग होती है उसको उस पर रोड मैप बनाकर आगे चलने की बात है। तो कांग्रेस सत्ता में आने से रह गई, जाहिर बात है उनमें वो तड़प तो है ही कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस अब ये चाहती है कि हम मुख्य विपक्षी पार्टी है और विपक्ष की भूमिका में इस तरह नजर आए कि लोगों के दिल में उतर जाए, लोग माने कि हाँ कांग्रेस भले ही सरकार नहीं बना पाई लेकिन हमारी आवाज उठा रही है। मैं इस पूरे सेशन को, 4 दिन का जो सेशन था जी, सत्य मैं इसको यूं मानता हूं, बीजेपी सरकार जो है वो डिफेंडिंग है और अटैकिंग कौन है? कांग्रेस है। अब कांग्रेस जिस स्थिति में है, कांग्रेस छाप छोड़ना चाहती है और ये संकेत ये भी दिखाते हैं कि आगे चलकर कांग्रेस आराम से नहीं बैठेगी, जनता के मुद्दों को उठाएगी, सरकार को दबाव में लाएगी। हालांकि ये जो 4 दिन का सेशन था उसके अगले ही दिन कैबिनेट की बैठक हुई और मुख्यमंत्री ने लाडो लक्ष्मी योजना का ऐलान कर दिया। हालांकि शर्तें ऐसी लगा दी हैं कि सरकार पर कम से कम बोझ पड़े। वायदा था कि 18 से 60 साल की जो महिलाएं हैं, 60 साल से ऊपर महिलाओं को मिलता है वृद्धावस्था पेंशन, या 60 साल से नीचे कोई महिला मान लो विडो हो जाती है दुर्भाग्यवश, तो उसको भी पेंशन मिलती है। लेकिन 18 से 60 साल की जो बात है, अब कुछ रेस्ट्रिक्शंस, कुछ शर्तें लगा दी है सरकार ने ताकि सरकार पर बोझ कम पड़े। तब भी हर महीने हजारों करोड़ का बोझ पड़ेगा। लिहाजा महिपाल ढांडा, आज उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी पानीपत में, उन्होंने कहा जी मुख्यमंत्री ने वायदा पूरा कर दिखाया है, लेकिन उन्होंने ये बात कही है एक बार फिर पब्लिक से रूबरू होंगे मुख्यमंत्री और उसका खाका फिर जिलों में खींचा जाएगा। जैसा मंत्री जी कह रहे हैं कि जिलों में फिर हम कर्मानुसार हम भी अपने अपने जिलों में, सरकार इस योजना को सियासी तौर पर भुनाना चाहती है और ये प्रभाव छोड़ना चाहती है कि हम वायदे पूरे करते हैं, हमने जो वायदा किया है, भले ही उसको सिकोड़ दिया गया है, उसको सीमा में बांध दिया गया है, लेकिन सरकार प्रभाव ये छोड़ना चाहती है कि हमने जो वायदे किए हैं उसको पूरा करने की दिशा में हम आगे कदम बढ़ा चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल। डॉक्टर महेश कुमार जी, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि कानून व्यवस्था जो है हरियाणा की वो लचर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, बीपीएल कार्ड भी काटे जा रहे हैं, ये आरोप, लेकिन वहीं अगर सत्ता पक्ष से इन तमाम सवालों को पूछा जाता है तो वो कहते हैं कानून व्यवस्था भी ठीक है, दुरुस्त चल रही है और किसी भी तरीके की कोई भी खामियां नहीं है, केवल विपक्ष जो है वो भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। सर, विधानसभा के सत्र की चर्चा करें या बजट की चर्चा करें, आपको याद होगा कि सरकार हमेशा बजट को बेहतरीन बताती है और विपक्ष बिना सुने बजट पर रिएक्शन देता है कि ये तो पुरानी बोतल में जो है नई शराब डाल दी गई है और पैकिंग बदल दी गई है, फिर ये कहा गया है कि किसी को कुछ नहीं मिला है, तो बिना सुने ही वो तमाम रिएक्शंस दिए जाते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी अगर आमूल चूल समझने की कोशिश की जाए तो हर एक विधानसभा सत्र के बाद इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। सरकार कहती है कि बहुत कुछ हुआ और विपक्ष कहता है कि सिर्फ फरेब था, धोखा था, इसी वजह से हमें वहां से निकलना पड़ा, ये आंकड़ों की बाजीगरी है। तो फिलहाल आंकड़ों की बाजीगरी क्या थी ये तो खुद आज संपत सिंह भी समझने की कोशिश कर रहे थे कि विधानसभा के सत्र में जो क्राइम को लेकर जो आंकड़े
पेश किए गए, जो बताया गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में इतना जो क्राइम रेट था, उसके बाद चौटाला सरकार में इतना क्राइम रेट था। तो ऐसे में यहाँ संपत सिंह ये भी कहने की कोशिश कर रहे थे कि कब तक गड़े मुर्दे आप उखाड़ते रहेंगे। 11 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हो चुके हैं, केंद्र में भी और करीब करीब केंद्र में भी और हरियाणा प्रदेश में भी। 11 सालों में आप अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर सामने क्यों नहीं आते हैं? क्यों आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार या फिर केंद्र की बात करें तो इंदिरा और जवाहर और गांधी पर क्यों चले जाते हैं? तो ये सवाल सामने रखने की कोशिश कर रहे थे कि 11 सालों में आप अपना रिपोर्ट कार्ड सामने लेकर आए, आप ये बताएं कि इतना क्राइम अगर आज है तो क्यों है। ये सवाल था, लेकिन जवाब गोलमोल कर दिया गया। उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि पूछा गया कि आपने वॉकआउट क्यों कर दिया, कांग्रेस पार्टी वॉकआउट कर रही है, खुद ही तो स्थगन प्रस्ताव लेकर आई थी, जब चर्चा होने लगी तो वॉकआउट कर गए। तो जवाब ये दिया गया, मंजे हुए सियासी वो खिलाड़ी हैं और हालांकि मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिक्स है उससे करीब करीब एक अरसे से वो थोड़ी दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन हर चीज पर बड़ी बारीक नजर वो रखते हैं। वो साफ ही बात कह रहे थे कि जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल विपक्ष के लिए सरकार की तरफ से किया गया, उन शब्दों के साथ जो है गरिमा भी जुड़ी हुई थी। तो ऐसे में बिना गरिमा के कैसे कोई सदन में बैठ सकता है? तो यही वजह है कि उन्हें निकलना पड़ा। फिलहाल अगर एक जो आखिरी में एक कंक्लूडिंग कमेंट यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था देवेंद्र कथुरिया जी की रिपोर्ट में, जिसमें वो कह रहे थे कि ना तुम हारे न हम जीते, न हम जीते न तुम हारे। तो ये परिस्थिति मुझे नजर आ रही है कि ना तो भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि उन्होंने किसी भी तरह का डेंट झेला या किसी भी तरह का झुकाव उनकी तरफ आया है, और साथ ही कांग्रेस पार्टी को भी लगता है कि भले ही 37 विधायक थे, लेकिन मुकाबला जो है दिलचस्प बनाने में वो कामयाब रहे। सड़क से लेकर विधानसभा के पटल तक जो है मुकाबले की स्थिति वो उन्होंने उनकी तरफ से बनाए रखी गई, और जो आवाज वो जनता तक पहुंचाना चाहते थे विधानसभा के इस मानसून सत्र के जरिए, वो आवाज जनता तक पहुंच गई। भले ही सरकार उसका माकूल जवाब दे या ना दे, लेकिन जनता को यह भरोसा जरूर रहेगा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनकी बात को, उनके संकट को, उनकी समस्याओं को, उनकी परेशानियों को उठाने की कोशिश भरपूर की गई। तो ये कहा जा सकता है कि ना तुम जीते और ना मैं हारा। बिल्कुल। अब वीरेंद्र जी देखिए, विपक्ष का काम होता है कि जनता के मुद्दों को उठाना, और विपक्ष जितना ही ज़्यादा तरीके से जनता के मुद्दों को सामने रखेगा सरकार के सामने, वही विपक्ष है। और विपक्ष कहीं ना कहीं ये काम कर रहा है। सदन में भी तमाम मुद्दे उठाए गए, भ्रष्टाचार का, कानून व्यवस्था का, बीपीएल का, बेरोजगारी का, लेकिन इसके बाद भी अभी भी संग्राम लगातार जारी है। विपक्ष का आरोप है कि 11 साल का रिपोर्ट कार्ड बीजेपी दे, अगर बीजेपी ने काम किया है, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि हमने काम किया है हरियाणा में। और इसके साथ साथ जिस तरीके से अभी लाडो योजना का ऐलान भी किया गया है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का, इन तमाम चीजों को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या हरियाणा में वाकई काम हो रहा है, बीजेपी सरकार काम कर रही है? विपक्ष के जो आरोप हैं वो क्या भ्रम फैलाने वाले हैं, जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से? देखिए, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार थी जी, उसके दौर में भी विकास कार्य हुए। तब जो दूसरे विपक्षी दल थे वो कह रहे थे कि विकास नहीं हुआ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल में हरियाणा नंबर 1 का नारा काफी प्रचलित हुआ। और अब जो है भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि अपने 11 वर्ष के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां ही उपलब्धियां हैं। अब कांग्रेस कह रही है कि सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। ये तो दोनों का अलग अलग भूमिका बदलती रहती है। तो अब जनता की दृष्टि से देखा तो जनता ये देखती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल में क्या था और वर्तमान में क्या है। कुछ उस सरकार में उपलब्धियां थी और वहां कुछ लोगों को खमियाजा भुगतना पड़ता था, और वर्तमान सरकार में देखें तो कुछ लोग ये मान सकते हैं कि उपलब्धियां तो इतनी है नहीं, लेकिन सरकार की अपने ढंग की उपलब्धियां हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहता है, और इसका मापदंड होता है चुनाव। चुनाव में जनता फैसला करती है, जनादेश देती है। अब भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है, तो ये जनादेश स्पष्ट करता है कि उस सरकार में लोगों की आस्था है, विकास कार्यों से लोग संतुष्ट हैं जी। तो अब अगर कांग्रेस को अगर 37 सीटें आई हैं तो कांग्रेस भी एक विपक्ष की भूमिका निभा रही है, लेकिन विपक्ष की भूमिका को भी और भी आक्रामक ढंग से निभाया जा सकता है। अब जहां इनके विधायकों के अपने मुद्दों की बात आती है, जब इनके अपने भत्ते की बात आती है, उसमें जो एडवांस दिया जाता है मकान बनाने के लिए या वाहन लेने के लिए, तो उस पर तो दोनों दल सहमत हो जाते हैं, दोनों मतलब सभी दल सहमत हो जाते हैं, उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपत्ति अगर जनता के काम है, जनता के कामों के लिए भी अगर सामूहिक सहमति बने तो वो अच्छी बात है। अब कांग्रेस ने जो भी मुद्दे उठाए हैं, चाहे कानून व्यवस्था का मामला था, चाहे
जल भराव से समस्या थी या दूसरे मामले थे जनहित के, तो कांग्रेस ने अपनी भूमिका निभाई है। कांग्रेस को ये मुद्दे उठाने चाहिए और भारतीय जनता पार्टी ने उसका बखूबी जवाब दिया। हम हार जीत की चर्चा कर रहे थे, तो ना वो हारे ना वो जीते, तो मतलब अब तो स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात से खुश है कि उसने कांग्रेस को चित कर दिया। विधानसभा में कांग्रेस के जितने भी मुद्दे थे, जो तर्कश तीर थे, उसको निष्फल कर दिया। और कांग्रेस इस बात से खुश है कि वो अपनी प्रभावी भूमिका निभा रही है और उसने भारतीय जनता पार्टी को घेर लिया। तो दोनों अपनी अपनी भूमिका से संतुष्ट हैं और खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जनता के पास तो कोई ऐसा मापदंड है ही नहीं, थर्मामीटर है नहीं। अब थर्मामीटर तो चुनाव होते हैं। अब चुनाव में अब देखिए, अभी कोई हाल फिलहाल चुनाव है नहीं। अब राज्यसभा का चुनाव आएगा अगले वर्ष में, तो उसका फैसला तो विधायकों ने करना है। अगर कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट रखकर एक सीट ले जाती है तो कांग्रेस की सफलता है। अगर कांग्रेस किसी कारण से फिर एक सीट गवा देती है तो कांग्रेस की ये पराजय होगी, निराशा झेलनी पड़ेगी, कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरेगा, पार्टी में आरोप प्रत्यारोप का क्रमश होगा। और कांग्रेस ने अभी प्रदेश अध्यक्ष तय करना है जी। प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत होगा। भारतीय जनता पार्टी में भी अध्यक्ष मनोनीत होता है, लेकिन उसे एक निर्वाचन का नाम दे दिया जाता है कि उसकी एक निर्वाचन प्रक्रिया है, उसके अनुसार ही अध्यक्ष का चुनाव होता है। लेकिन होता ऊपर से ही तय है, लेकिन मनोनयन सीधा ना होकर वो एक तरह से चुनाव की प्रक्रिया अपनाई जाती है। और कांग्रेस में तो अभी तय होना है। कांग्रेस में भी प्रदेश जो विधायक दल का नेता है उसका चयन नहीं हो पा रहा, वो कब तक चयन हो पाएगा? अब राहुल गांधी के पास समय ही नहीं है। तो मतलब जब तक संगठन में जो फैसले शीघ्र नहीं लिए जाएंगे तो एक अनिश्चितता का माहौल बनेगा और विपक्ष को भी दूसरे मतलब सत्तारूढ़ दल भी कहने का अवसर मिलेगा कांग्रेस तो फैसले ले नहीं पा रही है। अभी तक जो है पानीपत जिला कांग्रेस अध्यक्ष का फैसला नहीं हुआ। मतलब जब कांग्रेस निर्णय नहीं ले पा रही तो दुविधा की स्थिति में है। तो संगठन में स्पष्टता होनी चाहिए, कार्यकर्ताओं को स्पष्टता होनी चाहिए, लीडरशिप को स्पष्टता होनी चाहिए। तो ऐसे में अनिश्चितता की स्थिति में जो है संगठन में शिथिलता आती है, कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है। बिल्कुल। देवेंद्र जी, हालांकि देखिए हरियाणा में राहुल गांधी ने इंटरफेयर किया, इसके बाद कहीं ना कहीं पार्टी में जोश नजर आ रहा है, इसीलिए विपक्ष लगातार मुद्दे भी उठा रहा है। लेकिन जिस तरीके से वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर अभी भी दुविधा की स्थिति है, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए सत्यम, फैसले लेने में देरी कई बार नुकसानदायक होती है। यही वजह कि 11 साल तक संगठन ही बना। दरअसल हाईकमान कमजोर हो गया था और यहाँ के नेता जो थे जी, वो एक दूसरे की टांग खींच रहे थे, ज्यादा प्रभावशाली हो गए थे। मतलब हाईकमान कमजोर हो गया था जो कांग्रेस के नेता थे। अब से पहले विधानसभा चुनाव से पहले की बात करें या लोकसभा से भी, तो जब हाईकमान कमजोर हो जाए तो फिर मनमानी होती है जी। तो उस हिसाब से, क्योंकि हालांकि अभी जो खबरें आ रही हैं, कुछ कांग्रेस सूत्र बता रहे कि 1 तारीख को 1 सितंबर को पटना में बहुत बड़ी रैली है महागठबंधन की जी। उस रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सारे विपक्ष के नेता रहेंगे। बड़ी रैली है जिसको एक दबाव बनाने वाली रैली मान सकते हैं। तो 1 तारीख के बाद राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सारे लोग दिल्ली वापस आएंगे। उनके वापस आने के बाद 1 तारीख की पटना रैली के बाद 3, 4, 5 दिन में ये सीएलपी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का फैसला हो सकता है, ऐसा दावा किया जा रहा है। दावा ये भी किया जा रहा है कि सितंबर महीने में, अभी जिलाध्यक्षों का नाम ऐलान हुआ है उनका, लेकिन सितंबर महीने तक कांग्रेस का पूरा संगठन, प्रदेश कार्यकारिणी, प्रदेश अध्यक्ष, सीएलपी, ब्लॉक के जो अध्यक्ष बनने हैं, उन सब का बिल्कुल सितंबर में पूरी कांग्रेस नीचे से ऊपर तक स्पष्ट नजर आ जाएगी कि कौन क्या है, किसको क्या लड़ाई लड़नी है, कांग्रेस पार्टी ने किस पर भरोसा किया है, जिम्मेदारी किन पर आई है। तो मेरे को लगता है सितंबर महीना बहुत अहम है कांग्रेस के संगठन के लिहाज से। चूंकि अभी चुनाव नहीं है, लेकिन अब मॉनसून सत्र हो गया, अब शीतकालीन सत्र आएगा दिसंबर के आसपास, 3 महीने बाद फिर सत्र बैठेगा। तो तब तक सरकार के पास मौका है कि अब काम को तेजी से करे। हमें ये याद रखना होगा सत्यम, तीसरी बार जब सरकार बनी, प्रधानमंत्री जी पानीपत आए थे बीमा सखी योजना का, वो कह गए थे अपने भाषण में कि आपका धन्यवाद, आपने तीसरी बार बीजेपी का समर्थन किया, सरकार बनाई। ये सरकार 3 गुना गति से काम करेगी, ट्रिपल इंजन की सरकार, 3 रफ्तार, ये नारा दे गए थे। उसके बाद मुख्यमंत्री जी भी कई मंचों से कहा है, अक्सर याद दिलाते रहते कि हम 3 गुना रफ्तार, लेकिन वो 3 गुना रफ्तार अभी नजर नहीं आ रही। सरकार को तेजी से फैसले लेने पड़ेंगे, वायदे पूरे करने पड़ेंगे और भरोसा जगाना पड़ेगा लोगों को कि हाँ, तीसरी बार सरकार बनाने का, बीजेपी के साथ खड़े होने का हमारा जो फैसला था ठीक था।
महेश जी देखिए, जिस तरीके से सीएम सैनी की तरफ से लाडो योजना का ऐलान किया गया है, 2100 रुपये महिलाओं को मिलेंगे इससे और महिलाओं को लाभ भी होगा हर महीने। तो ये जिस तरीके से सैनी ने ये योजना का ऐलान किया है, इससे बीजेपी को कितना आगे चलकर फायदा होगा? हालांकि अगर कांग्रेस की बात की जाए तो इस योजना को लेकर ये कहा जा रहा है कि इसमें कई कंडीशन बीजेपी लगा देगी, जिससे कि कई महिलाओं को लाभ नहीं मिल पाएगा इस योजना का। ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने इस बात को मीडिया के सामने रखा था कि ये जो स्कीम है 2100 रुपए की लाडो लक्ष्मी योजना, इसमें हर एक महिला को शामिल किया जाएगा, हर एक बेटी को शामिल किया जाएगा, हर एक जो है शादीशुदा महिला, तलाकशुदा महिला, हर एक महिला को इसमें शामिल किया जाएगा। और ये कहा गया था कि इसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होगी, इसमें कोई स्टार नहीं लगाया जाएगा, लेकिन अब स्टार्स लगा दिए गए हैं, स्कीम पर स्कीम जो है जोड़ दी गई है, कंडीशन पर कंडीशन लगा दी गई है। अब ये कहा गया कि 23 साल से ऊपर की उम्र की महिला को दिया जाएगा, फिर ये कहा गया कि 1 लाख से अधिक उनकी आय सीमा नहीं होनी चाहिए। और कल भी मैंने इस बात का जिक्र किया कि अगर एक परिवार में 2 महिलाएं हैं, मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल कंडीशन को हम डिस्कस करते हैं, एक परिवार में अगर 2 महिलाएं हैं और हर एक महिला को ये 2100 रुपए की आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से मिल रही है, तो ये मानकर चलिए कि हर एक महिला को सालाना 25,200 रुपए मिलेंगे, 2 महिलाओं को मिले 50,400 रुपए। अब ऐसे में अगर कोई पुरुष भी उस परिवार में शामिल है तो फिर उसकी आय को भी जोड़ दिया जाएगा। क्या ये परिवार, तमाम वो परिवार जो इस 2100 रुपए की आर्थिक सहायता को हासिल करेंगे, कहीं बीपीएल की लिस्ट से बाहर तो नहीं हो जाएंगे? जो मुफ्त राशन उन्हें दिया जा रहा है, तमाम वो सुविधाएं जो बीपीएल कार्ड के चलते उन्हें मिल पा रही हैं, मुफ्त इलाज की जो सुविधा उन्हें मिल पा रही है, क्या वो तमाम सुविधाएं खत्म नहीं हो जाएंगी? अगर नहीं होंगी तो क्या उसका स्पष्टीकरण भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा कि इस पैसे को जो है परिवार की आय में नहीं जोड़ा जाएगा? यानी कुल आय, जो परिवार पहचान पत्र की आय कही जाती है, एक परिवार की कुल आय में क्या ये जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, इसका स्पष्टीकरण सरकार को देना होगा। फिलहाल कुछ भी अगर सरकार देती है तो इसका फायदा जरूर होता है। और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है वो जो फायदा उठाना जानती है। आपको याद होगा कि उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर और जो है चूल्हे देने की जो एक योजना है सरकार की तरफ से, चुनाव से ठीक पहले लागू की गई थी और उसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी के लोग उठाते हैं। किसी ने भी अगर आयुष्मान योजना के तहत इलाज करवाया तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पास जरूर होता है और चुनाव से ठीक पहले उसे कॉल किया जाता है और फिर बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही थी जिसने आपके इलाज के खर्च को उठाया। किसी को उज्ज्वला योजना के तहत अगर गैस सिलेंडर मिलता है तो उसको चुनाव से ठीक पहले फोन किया जाता है और बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसने आपको मुफ्त गैस सिलेंडर दिया, चूल्हा दिया। तो अगर सरकार 1 किलो अनाज भी अगर किसी को देगी तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पास होता है और चुनाव से ठीक पहले उसे भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार के साथ, संगठन के साथ, बीजेपी के साथ जोड़ने का काम बखूबी कर लेते हैं। तो ये मानकर चलिए कि अगर ये 20 लाख महिलाएं हैं, हरियाणा प्रदेश की इन 20 लाख महिलाओं को भी अगर सरकार 2100 रुपए महीना देने जा रही है तो इसे वोट बैंक में तब्दील करने की कला बखूबी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। बिल्कुल वीरेंद्र जी, जिस तरीके से इस योजना की तो शुरुआत हो रही, कहीं ना कहीं जिस तरीके से बताया महेश जी ने कि बीजेपी को आगे चलकर इसका फायदा होगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष तो है वो कानून व्यवस्था को लेकर लगातार हमलावर है और ऐसी घटनाएं भी हाल में सामने निकल कर आई कि कई जो नेता थे विपक्षी पार्टियों को, उनको धमकी भरे कॉल आए, जिसके बाद ये मुद्दा लगातार गर्माता रहा और सदन में भी इसकी आवाज गूंजी। देखिए, जो लाडो लक्ष्मी योजना की बात है जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में इतना नैतिक साहस नहीं था कि जब चुनाव के समय में क्या वो घोषणा कर सकते थे कि 1 लाख की आय वालों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। तो उस समय तो भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने स्पष्ट सबको कहा भाई हर महिला को इसको लाभ मिलेगा। और अब जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता अब इस योजना को बदल रहे हैं। तो लेकिन ये कह रहे हैं कि देखिए पंजाब ने नहीं की, हिमाचल ने नहीं की, लेकिन वो अपनी बात नहीं कह रहे। मतलब वो जो है आम आदमी पार्टी की सरकार को घेर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार को घेर रहे हैं, अपनी बात नहीं कह रहे थे। उन्होंने भी तो घोषणा की थी अब 2100 रुपए देने की, जो 1 लाख रुपए की आय सीमा निर्धारित की है, और कह रहे हैं कि हम इसको क्रमबद्ध ढंग से आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये चुनाव तक क्या रूप ले पाएगा, क्या चुनाव के समय में फिर ये घोषणा, जैसे बीपीएल के कार्ड बनाए गए हैं जी, वो चुनाव के समय बना लिए, बाद में काट दिए, तो 10 लाख बीपीएल कार्ड कट गई, ये कोई कम बात थोड़ी है।
तो ये चुनाव के लिए अगर इस तरह के प्रपंच रचे जाते हैं तो जनता का विश्वास घटता है। तो इस तरह अगर भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी वायदों को, अगर संकल्प को गीता के समान मानती है तो उनको उसी बिल्कुल वायदों को अक्षर जो उसका पालन करना चाहिए, नहीं तो इसकी उल्टी प्रतिक्रिया भी हो सकती है। जहां तक दूसरे वायदे, अभी भारतीय जनता पार्टी के पास समय पड़ा है, इन समय में अगर 4 वर्ष पड़े हैं तो भारतीय जनता पार्टी को ईमानदारी से वायदों को लागू करना पड़ेगा। और अगली बार जो अगर भारतीय जनता पार्टी चौथी बार सत्ता में आने का सपन रखती है, संकल्प लेती है, बिल्कुल सर, तो उनको दृढ़ निश्चय के साथ, देखिए सरकार के खिलाफ तब तक वातावरण भी बन जाता है, क्योंकि जब इतने लंबे वर्ष तक शासन करते हैं तो लोगों की नाराजगियां हैं, अपेक्षाएं हैं, वो पूरी नहीं हो पाती और सरकार भी कई बार कसौटी पर खरा नहीं उतर पाती। बिल्कुल। तो ऐसे में विपक्ष किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का सामना करता है, ये तो बिल्कुल वीरेंद्र जी, अब फिलहाल देखने वाली बात क्या... ये होगी कि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार देखने को मिल रहा है, इसके बाद अब सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने निकल कर आती है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपको बताते चले कि मानसून सत्र तो खत्म हो गया है, लेकिन अभी सत्र के बाद लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों तरफ से देखने को मिल रहा है। विपक्ष भी लगातार सरकार पर आरोप लगा रहा है, उधर सरकार की तरफ से जवाब भी दिया जा रहा है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।